नमस्कार, जय हिंद मेरे भाइयों। मैं अकरम अवचेतन स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। तो परसेंटेज चल रही है भाइयों हमारी, और जल्दी वैकेंसी भी अब देखने को हमें मिलने वाली है। 15 जून के आसपास के बाद नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकता है। तो तैयारी तो हमें पहले से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए, किसी भी युद्ध को लड़ने के लिए हमें उस युद्ध की तैयारी करनी पड़ती है। तभी उसको लड़ने में मजा आता है। और अगर बिना तैयारी करे आप जाओगे, ऐसे ही अगर इंतजार करते रहोगे कब नोटिफिकेशन आए, कब हम पढ़ना स्टार्ट करें, तो उसमें कोई फायदा नहीं है। पहले से ही हमें अपने कंपटीशन को इतना मजबूत रखना है कि जो और लोग हैं हम उनसे आगे निकल सके। तो परसेंटेज की आज हमारी लास्ट क्लास है, और पिछली क्लास में हम जो कमीशन पे बेस्ड आधारित क्वेश्चन कर रहे थे, उन्हीं क्वेश्चनों को जो बचे हुए हैं उन्हें करते हैं, और आज परसेंटेज के चैप्टर को पूरा करते हैं। ठीक है, आओ तो चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है। एक कंपनी अपने विक्रेता को 10,000 की बिक्री पर 5% कमीशन देती है, तथा 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन देती है, तथा सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर शेष 31,100 रुपये कंपनी में जमा कर देता है। तो कुल बिक्री ज्ञात करें। देखिए, पहले पिछली क्लास में जो क्वेश्चन कराए गए थे उसमें क्या दे रखी थी हमें? उसमें दे रखी थी हमें विक्रेता की आय। लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा है कि उसने अपनी कमाई हटाकर शेष 31,100 रुपये कंपनी में जमा कर देता है। मतलब जो भी उसे प्रोडक्ट बेचने के लिए दिए थे, कि ये जितने के भी बिके, उनमें से उसने अपनी कमाई रख ली, और बाकी के जो शेष डिपॉजिट है वो उसने कंपनी में जमा कर दिया। जैसे 100 रुपए की कुल बिक्री इसने करी। अब इसका जितना भी इसने कमीशन बता रखा, 5% और 4%, ये सब इसने निकाल के जो भी बचा वो कंपनी में डिपॉजिट जमा कर दिया। इस तरीके का एक क्वेश्चन है। देखो इसे किस तरीके से करेंगे हम। देखो, एक तो अपना बेसिक तरीका है ही है। इसमें क्वेश्चन को जैसे कह रहा हम वैसे लिखते हैं। ये कह रहा है कि 10,000 की बिक्री पर 5%, यानी कि अगर वो 10,000 की बिक्री करता है तो इसे 5% कमीशन देती है। और अगर 10,000 से ऊपर की बिक्री इसकी होती है तो उस पर ये 4% कमीशन देती है। इससे प्लस की जो भी बिक्री होगी उस पर ये 4% कमीशन देगा। कंपनी जो है विक्रेता को 4% कमीशन देगी। भाई हमारे पास कोई भी सेल है 100% की होती है। जैसे यहाँ पे इसे 5 को अगर मैं लिख लूं, इसे मैं लिख सकता हूँ 4+1। ठीक है, प्रतिशत है 4+1%। भाई मुझे पता लग रहा है कि 10,000 तक तो दे रहा है 4+1, यानी कि 5% दे रहा है। बाकी पे तो सब पे हमें 4% ही दे रहा है ना। अगर मैं टोटल सेल का यहाँ करते देखो, जो भी मेरी सेल है इसका 4% कमीशन में निकालूं, टोटल सेल का 4% कमीशन में निकालूं, और 10,000 रुपए पे जो है ये 1% और दे रहा है। 10,000 रुपए पे 1% एक्स्ट्रा दे रहा है। भाई 4% यहाँ पे इस पे जितनी भी सेल है इसकी, इस पे तो 4% दे दिया, और यहाँ पे 10,000 पे 4% तो दे ही दे रहा, 1% और दे रहा। तो मैंने सारी का बस सेल तो ये भी है ये भी है, टोटल तो सेल यही है ना। इस पे ही मैंने 4% निकाल दिया, और इस 10,000 रुपए पे मैं 1% और निकाल दूं तो इसका तो 5% हो जाएगा। 10%, 10,000 का। अगर मैं इसमें इसका 10,000 का 1% यानी कि 100, 10,000 का 1% कितना बैठेगा? बंद करिए मैं। अरे वाली भाई, लाइट कट मार गई थी भाइयों, सॉरी। चलते क्वेश्चन को अपने करते हैं आगे। तो क्या बता रहा था मैं आपको कि जो ये है 10,000 रुपए और 10,000 से ऊपर की जो भी है,
ये टोटल तो हमारी सेल है ना भाई। यहाँ तक तो ये 4% दे रहा, प्लस में 1% दे रहा है, यानी कि 5% दे रहा है 10,000 तक। और उससे ऊपर की जितनी भी वो सेल कर रहा है उस पर 4% दे रहा। तो मैंने सारे पे इसका एक बार में 4% निकाल लिया, यानी कि टोटल सेल का 4%। और जो 10,000 रुपये पे 5% दे रहा है, अभी 10,000 का 4% तो इसमें ही आएगा ना सारी सेल में। और जो 1% एक्स्ट्रा दे रहा है उसे मैं ऐड कर दूंगा, यानी कि जो इसका 10,000 का 1% कितना बैठेगा, 10,000 का 1% बैठेगा 100 रुपये। ठीक, 10,000 का 1% बैठेगा 100 रुपये, यानी कि इस सेल का 4% और इसका जो 5% दे रहा था, यानी कि 1% एक्स्ट्रा, 10,000 का 1% निकाल दिया 100 रुपये। तो ये क्या हो गया इसकी, ये होगी विक्रेता की आय, जो विक्रेता की इनकम है, यानी कि जो कंपनी से टोटल सेल करने के बाद जो भी उसका कमीशन मिल रहा, टोटल तो ये हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर, ये इसकी कमाई है, ठीक, इसे हटाकर 31,100 रुपये कंपनी में जमा कर देता है। ये जो है इसकी, इसे लिख सकता हूँ मैं इसकी टोटल इनकम। ठीक, जो विक्रेता की इनकम है। अगर मैं टोटल सेल में से इसकी इनकम निकाल दूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास, डिपॉजिट बचेगा ना जो कंपनी में जमा करेगा। मान लो, देखो इसकी सेल जो थी वो 100% थी, सेल तो 100% ही है। उस सेल में से, टोटल में से इसकी अगर मैं इनकम निकाल देता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, जो मैं कंपनी में जमा करूंगा, यानी कि डिपॉजिट। इसे अगर मैं इसमें से माइनस कर देता हूँ तो क्या बचेगा मेरे पास, मेरे पास बचेंगे 31,100 रुपये। मेरे पास बचेंगे 31,100 रुपये, जो कंपनी में जमा करें। ठीक है, ये समझ में आ गया आपके इक्वेशन किस तरीके से बनी। भाई ये तो मैंने निकाल दी इसकी इनकम, ठीक है। और टोटल सेल में से अगर मैं इनकम निकाल दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, जो कंपनी में मैंने डिपॉजिट जमा किया है। तो देखो, ये तो 100% है, सेल का 100% है, माइनस सेल का 4%। इन्हें मुझे तोड़ने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, कि 4/100 लिखूं या 100/100 लिखूं, इस तरीके से मुझे करने की जरूरत नहीं है, उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। तो ये माइनस है, जब ब्रैकेट से अंदर जाएगा तो माइनस का 100 हो जाएगा ना। ठीक, सामने क्या, 31,100 रुपये। ये यहाँ का माइनस का तो बराबर से इधर जाएगा तो उठ के कितना हो जाएगा बराबर में, 31,200 रुपये हो जाएगा ना, 31,200 रुपये। 100% में से एस का 100% है, यानी कि सेल का 100% है, इसमें से 4% में निकालूंगा तो कितना बचेगा मेरे पास, सेल का 96%, यानी कि सेल का 96% 31,200 के बराबर है। हमें तो सेल का 100% बताना है ना, यानी कि टोटल सेल बतानी है, हमें क्वेश्चन में पूछा है तो कुल बिक्री ज्ञात करें। कुल बिक्री कितनी है, 100%। भाई 96 से इसे काट लो, देखो कैसे काटेंगे, सब छोटी संख्या क्या है हमारी, 24 चौका 96, और 24 एकम 24, बचे कितने, 7, 24 तिया 72। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, 1,300। चार से ये 4 बार कट जाएगा, 96 24 था, ये कितना कट जाएगा, 1,300 बार। ठीक, और मुझे सेल का 100% चाहिए, अगर मैं इसमें 25 की गुणा कर दूं तो 100% हो जाएगा। इसमें भी मैं 25 की गुणा कर देता हूँ तो देखो, 2 जीरो तो ऐसी आ जाएंगी है, 25 तिया 75 का 5 का हासिल को 7, 25 से कम 25 और 7 32, यानी कि 32,500 रुपये जो थी हमारी टोटल सेल थी। 31,100 रुपये उसने कंपनी में जमा कर दिए, इनके बीच में जो भी डिफरेंस है वो उसकी आय थी। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो, ये मैंने इसकी इनकम बनाई, भाई सेल का 4% कमीशन हो गया, प्लस में जो है इसका 100 रुपये इसके ले लिए, जो 10,000 का 1% निकाला, जो 5% था उसे मैंने दो टुकड़ों में तोड़ दिया, 4% और 1%। ठीक है, तो टोटल का 4% मैंने ले लिया, जैसे कि मान लो कॉमन ले लिया एक तरीके से। ठीक, और 1% जो है 10,000 का यहाँ पे जोड़ दिया मैंने अलग से, तो उसकी इनकम बन गई। अब टोटल सेल में से उसकी इनकम मैंने निकाल दी, तो मेरे पास क्या बचेगा, डिपॉजिट। ठीक है, इसी को सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या था, 32,500, जो उसकी टोटल सेल है।
तो कौन सा ऑप्शन में दे रखी है हमें? ऑप्शन नंबर ए में। कोशिश करो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, अच्छे क्वेश्चन है। मैं जो आपकी मतलब क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, देखो कहने के लिए तो यही है कि यूपी पुलिस के एग्जाम में जो भी चीजें आ रही है, जैसे भी क्वेश्चन आते हैं, उनके लिए है ये। लेकिन आपका जो लेवल है ना, वो उससे कहीं ऊपर है। ठीक है, ये सिर्फ कहने के लिए है। एसआई के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं। तो क्वेश्चनों का लेवल काफी अच्छा है। ये सोच के ना पड़ा कि सिर्फ यूपी पुलिस ही है। ठीक है, तो आपका मैथ अच्छे से हो जाएगा, इस चीज की गारंटी लेते हैं हम। आगे क्वेश्चन करो इसी तरीके का एक और। देखो ये क्या क्वेश्चन दिया है। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% कमीशन देती है तथा 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देती है। यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर शेष 63,200 कंपनी में जमा कर देता है तो कुल बिक्री ज्ञात करें। ये भी कुछ ऐसा ही है। इसमें 1% बोनस दे रही है। देखो ये अपने माइंड के ऊपर बात है कि हमें किस तरीके से क्वेश्चन को समझना है, और पिछले क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में क्या है। ठीक है, थोड़ा बारीकी से एक बार क्वेश्चन को अगर अच्छे से समझ लिया ना, तो क्वेश्चन तो आधा वहीं सोल्व हो जाता है हमारा। देखो एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% कमीशन देती है, कुल बिक्री पर। ठीक है, यानी कि जो भी बिक्री है हमारी, इस पे जो है ये 9% कमीशन दे रही है। और ये कह रहा है कि 20,000 से ऊपर की बिक्री पर। भाई 20,000 तक तो, 20,000 तक तो 9% कमीशन दिया ही दिया है। 20,000 से ऊपर की जो भी बिक्री होगी हमारी, 20,000 से ऊपर की जितनी भी बिक्री होगी, उस पर 9% कमीशन तो देगी देगी, साथ में 1% बोनस भी देगी कंपनी। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि 9% कमीशन तो है ही है, प्लस में 1% बोनस भी है। यही है ना क्वेश्चन। भाई 20,000 रुपए तक तो 9% कमीशन दे रही है, टोटल सेल पे तो हमें 9% दे ही दे रही है। और इस पे जो है, इससे ऊपर की 20,000 से ऊपर की अगर सेल करता, ये तो आप भी जानते हैं, कंपनी में अगर कोई भी काम करता है, जो जितना अच्छा काम करता है तो कंपनी उसे बोनस दे ही देती है। तो इसमें 1% एक्स्ट्रा दे रही है। मान लो कि जो टोटल सेल है मेरे पास, ये जो टोटल सेल है, इस पे अगर इसका मैं 10% निकालूं, टोटल सेल का मैं 10% निकालूं, भाई इस पे हमें सिर्फ 20,000 तक 9% है, 20,000 से ऊपर तो 10% है। ठीक है, अगर मैं इसका भी 10% ही निकाल लूं, और इसका तो 10% तो मैं निकाल ही रहा हूँ सारा, बल यानी कि टोटल सेल पे मैं 10% निकाल रहा हूँ, और यहाँ पे मिल रहा मुझे 9%। अगर मैं इसका 1% माइनस कर दूंगा, तो मुझ पे मेरी सेल मिल जाएगी ना। यानी कि टोटल सेल का 10%, और इसका जो 1% है, यानी कि 200 में उसमें से निकाल दूंगा। ये 200 मैंने इसमें से निकाल दिए, यहाँ पे मैंने इसका सबका 10% ले लिया। 20,000 का जो 1% यहाँ पे मैंने लिया है, वो क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पे मुझे 20,000 तक सिर्फ 9% ही मिल रहा है, और मैंने सबका ही 10% यहाँ पे ले लिया। तो इसके 10% में से, टोटल सेल के में से अगर 20,000 का 1% निकाल दूंगा, तो मुझे मेरी इनकम मिल जाएगी। ठीक, तो ये तो मेरी इनकम हो गई, ये इनकम हो गई। इस इनकम में से, इस इनकम को मैं टोटल सेल में से निकाल दूंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा? डिपॉजिट, जो क्वेश्चन में दिया गया है 63,200। टोटल सेल में से, टोटल सेल तो मेरे पास 100% है। भाई टोटल सेल तो मेरे पास 100% है। ठीक, इसमें से अगर मैं ये इनकम निकाल दूंगा, ये वाली इनकम मैं निकाल दूंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा? डिपॉजिट बचेगा। भाई 100 में से तुमने 100 रुपए की बिक्री करी, और 20% तुम्हें कमीशन मिल गया। भाई 100 में से 20 तुमने अपने पास रख लिया, तो कंपनी में कितने जमा करोगे? 80। 80 जमा करोगे ना। तो इसी तरीके से है, तुमने 100 रुपए की बिक्री करी, ये तुमने अपनी आय निकाल ली जितनी भी है ये, और बाकी जो बचा वो कंपनी में जमा कर दिया। तो कंपनी में कितने जमा करे? 63,200 बन गई इनकी इक्वेशन। अब इसे सोल्व कर लो, देखो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो ये तो माइनस ही हो जाएगा।
ब्रैकेट खोलोगे तो यहाँ तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा ना। माइनस का जब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस से हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, अब 100% में से एस का 100% माइनस एस का 10%, तो कितना बचेगा, एस का 90%। ठीक, और ये प्लस का 200 है तो ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा सामने, 63,000। भाई 63,200 में से 200 इधर माइनस कर दो, तो कितना बचेगा, 63,000। हमें टोटल सेल बतानी है, तो कुल बिक्री ज्ञात करें। तो कुल बिक्री कितनी है हमारी, एस का 100%। भाई ये 90% के बराबर है, तो 100% में कैसे निकालूंगा, 90 से काट दो, 70 बार। ठीक है, इस जीरो से जीरो कट गई, 9 से 63 7 बार, 70 होगा, ये दो जीरो बची, यानी कि 7,000। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 7,000। 100 की वैल्यू हमें पता नहीं, तो 100 और कर दो इसमें। ठीक, एस का 90% कितने के बराबर है, 63,000 के बराबर। ठीक, तो इसे मैंने काट दिया, 90 से कितनी बार कट जाएगा, 630 7 बार। ठीक, 90 से 630 7 बार कट जाएगा, दो जीरो ये बची, और इसमें गुणा हम 100 कर देंगे, यानी कि एस का 1% कितने के बराबर आ जाएगा मेरा, 700 के बराबर। एस का 1% 700 के बराबर, 100% चाहिए तो 100 की गुणा इधर कर दो, 100 की इधर कर दो, यानी कि एस का 100% कितने के बराबर आ जाएगा, 70,000 के बराबर। ठीक है, देखने में कितने बड़े क्वेश्चन लगे, बिल्कुल नॉर्मल है। अच्छे तरीके से ध्यान से एक बार समझोगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे, कभी नहीं बोलोगे आप इन्हें। प्रैक्टिस करते रहो मैथ को, आपका मैथ बना रहेगा। ठीक है भाइयों, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी तरीके का। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है तथा 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देती है। यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर 52,350 कंपनी में जमा कर देता है, तो कुल बिक्री ज्ञात करें। ये भी उसी तरीके का है, एक बार ट्राई करो आप, क्वेश्चन करो। सही दिख रहा है अब? एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है तथा 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देती है। इस वाली लाइन को समझा करो, 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देती है, यानी कि 15,000 तक ही सिर्फ 12% दे रही है, 15,000 से ऊपर वो 1% बोनस भी देगी। 12% तो देगी देगी, 1% बोनस भी देगी, यानी कि टोटल 13% देगी। तो ये इस तरीके से ही देखो, 15,000 तक तो ये 12% ही दे रही है। ठीक, और 15,000 से प्लस जो भी सेल हमारी हो रही है, उस पे ये 12% तो कमीशन देती देती है, प्लस में 1% बोनस भी देती है। आया समझ में, 15,000 तक 12% दे रही है, 15,000 से प्लस में अगर सेल्स कर रहे हैं तो उस पर 12% के साथ साथ 1% बोनस भी दे रही है। ठीक, तो इसे करने का सबसे अच्छा तरीका यही है। भाई ज्यादा में तो हमें यही मिल रहा ना, 13%, सिर्फ 15,000 पे 12% मिल रहा। ठीक, तो इसे चाहे ऐसा लिख लो, देखो 12 को अगर मैं लिख लूँ 13% -1%। ठीक, और इसे मैं 12 + 1 को 13% लिख लूँ। बात तो वही है ना। भाई मैं टोटल का अगर 13% ले लूँ सेल्स का, तो इसमें से 1% मैं निकाल दूं, तो इनकम बचेगी मेरे पास। भाई 15,000 का 1% निकालूंगा ना, क्योंकि 15,000 तक ही मुझे 12% मिल रहा है, 15,000 से ऊपर तो मुझे 13% मिल रहा है। इस सेल का 13% मैंने निकाल लिया। ठीक है, और ये माइनस का 1% कर दिया, तो 12% बचेगा वही। 15,000 का 1% कितना बैठेगा, 150 बैठेगा ना, 15,000 का 1%। देखो 15,000 गुणा 1/100,
150, ठीक है। तो सेल्स का 13% में से अगर मैं 150 निकाल देता हूं तो ये मेरे पास क्या बचती है? इनकम, जो विक्रेता की इनकम है। ठीक। अब टोटल सेल कितनी है? 100%। इसमें से अगर मैं इनकम निकाल देता हूँ तो मेरे पास क्या बचता है? डिपॉजिट 52,350, जो मैंने कंपनी में जमा कर दिए। ठीक, कुल बिक्री हमें बतानी है। कर दो सोल्व, जैसे पिछले दो क्वेश्चन करे इसी तरीके से। भाई ब्रैकेट हटाओगे ये वाला, तो यहाँ तो माइनस आ जाएगा अपना आप ही। ठीक, और यहाँ माइनस जो है ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा प्लस। जो माइनस था वो प्लस हो गया, जो प्लस था वो माइनस हो गया ब्रैकेट हटने के बाद। अब एस का 100%, सेल का तो 100%, सेल का -13%, तो कितना बचा सेल का? 87%। ठीक है, सेल का 87% बचा। अभी प्लस का 150 तो इधर जाकर माइनस हो जाएगा। ठीक, यानी कि 52,350 में से जब 150 निकालोगे तो कितना बचेगा? 52,000, 52,200 बचेगा ना। 350 में से 150 निकाल दो तो कितना बचेगा? 52,200। अब ये सेल का 87% के बराबर है। अब सेल का हमें 100% बताना है बस, यानी कि कुल बिक्री हमें बतानी है। ठीक, तो 87 से काट लो इसे। देखो, पहले सबसे छोटी संख्या से काटेंगे हम, 29 या 87, और 29 से काटेंगे, 29 एकम 29, बचे कितने हमारे? 21 और 2 23। ठीक है, 23 बचे, उतार लिए 2 का, यानी कि 232। तो 29 से 232 कितनी बार कट जाएगा? 29 से 232 कितनी बार कट जाएगा? 20 निम्मा 180। देखो, इसे अगर हमें जैसा पता ना हो ना, सारी बात आती है कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन में जैसा अब हमें पता नहीं, 29 का पहाड़ा हमारे ठीक से याद नहीं, तो सबसे पहली बात क्या है? हम इसे 30 में तोड़ लें। अगर हम इसे 30 माइनस 1 लिख ले तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, 30 का पहाड़ा तो हमारे नॉर्मली याद है ना। भाई 30 धाम 300, इसे हम कर लगे। देखो, 30 सत्ते 210, और 30 अट्ठे 240, यानी कि अगर मैं इसे 8 बार काटूं, 30 अट्ठे 240 हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएगा, लेकिन अब मैं 29 का पहाड़ा पढ़ना है, तो 29 से अगर मैं 8 बार काटूं तो 8 नम 72 का दोगा हासिल को 7, 8 दूनी 16 और 7 कितने हो जाएंगे? 23। ठीक है, यानी कि 29 से 8 बार कट रहा। ये एक अंदाजा लगाने का तरीका है। नॉर्मली मैंने एक अंदाजा लगा लिया, 29 को मैंने 30 - 1 कर लिया। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कैसे पता लग जाएगी? 29 की गुणा अगर मैं 8 में कर रहा हूँ तो 8 नम 72 यूनिट डिजिट से पता चल रहा है। ठीक है, 7 तो हम ले नहीं सकते, 7 में लेंगे 7 नम 36, तो 3 तो यहाँ आ ही नहीं रहा। ये मतलब एक अंदाजा है कैलकुलेशन करने का, बस अपने माइंड में किस तरीके से ये आपकी कैचिंग पावर है, कैसे करोगे आप। ठीक है, तो क्या बार कट जाएगा ये? 8 बार। ठीक है, आगे कितनी बची? 0। अब 3 से काटो, 6 बार। ठीक है, तो यहाँ पे सेल का 1% 600 के बराबर आ गया। सेल का हमें 100% चाहिए, तो 100% में बस हमने इधर 100 की गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा? 60,000। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप अपने तरीके से करोगे, किस तरीके से हमें काटना है। ये आप किस तरीके से प्रैक्टिस में लाओगे, स्पीड किस तरीके से बनाओगे। ठीक है, अगर हमारे कोई पहाड़ा याद नहीं है तो हम सबसे पहले उसे मतलब कि दहाई के आसपास ले जाते हैं। अगर सामने 0 बन जाती तो उसका जो टेबल है हमारे लिए नॉर्मल हो जाता है बिल्कुल। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ रहा है हमारा? सी। भाई सेल में से हमें बस इनकम निकालनी है तो हमें डिपॉजिट मिल जाता है। ये इस टाइप के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, पहले हमें बस ये कहता था कि जो हमारी इतनी इनकम है, हमने इतनी सेल करी, उस पर इतने प्रतिशत बोनस दिया और इतना प्रतिशत हमने कमीशन दिया, और इतनी हमारी आय है, तो टोटल वो बताओ। तो भाई हम इसके बराबर रख लेते, पहले इसकी जरूरत नहीं पड़ती थी हमें, सिर्फ ये आय रख लेते थे और यहाँ पर आय रख लेते थे, इसे आय बना के यहाँ पे। ठीक है, तो चलो अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे बोनस के थे। अब क्वेश्चन करेंगे हम। देखो, यदि आयकर में 19% की वृद्धि होती है तो शुद्ध आय में 6% की कमी होती है।
आयकर की दर क्या था? आयकर क्या होता है? आयकर होता है जो हमारी आय पर टैक्स लगाया जाता है। यानी कि हमारी 100 रुपये आय है, मान लो इस पर टैक्स लगा दिया 19%। ठीक है, तो 19% तो हमें गवर्नमेंट को देना होगा, बाकी का हमें मिलेगा। ठीक है, जो बचेगा वो हमारी नेट इनकम होगी, यानी कि ये हमारी इनकम है, हमने इतने रुपए कमाए। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, यानी कि आयकर जो है हमारा, जैसे इसमें कह रहा कि 19% है। टैक्स कितना है? 19%। ठीक, ये हमारी इनकम है, ये हमारा टैक्स हो गया जो हमने गवर्नमेंट को दे दिया। तो हमारे पास कितने बचे? 81 रुपए। जो हमारे पास आएंगे 81 रुपए आएंगे ना, तो इसे क्या बोलेंगे हम? इसे बोलेंगे हम नेट इनकम, यानी कि शुद्ध आय। ये जो बची है हमारे पास, ये है शुद्ध आय, ये हमारी टोटल आय है, जो भी आय है हमारी। और इस पे हमने इतना मतलब आयकर दे दिया, यानी कि टैक्स दे दिया। और उसके बाद जो बचा हमारे पास, बची नेट इनकम। ठीक है, देखो समझ में आएगा, क्वेश्चन करेंगे अब। ये कह रहा है आयकर में 19% की वृद्धि होती है, यानी कि जो भी हमारे पास टैक्स है इसका 19%, जो भी हमारे पास टैक्स है इसका 19%, यानी कि इसमें 19% की वृद्धि होगी। कोई टैक्स था, उसमें 19% की वृद्धि होगी। ठीक, आगे बोल रहा तो शुद्ध आय में 6% की कमी हो जाती है। तो शुद्ध आय में, ये क्या है? शुद्ध आय यानी कि नेट इनकम, नेट इनकम में 6% की कमी हो जाती है। यानी कि इसमें नेट इनकम में 6% की कमी करने के बाद में, और टैक्स में 19% की वृद्धि करने के बाद में, ये दोनों चीजें आपस में बराबर। इक्वेशन किस तरीके से बनी है हमारी? टैक्स में 19% की वृद्धि हो गई, और जो नेट इनकम है उसमें 6% की कमी हो गई। तो ये दोनों इक्वेशन आपस में बराबर में है। यदि आयकर में 19% की वृद्धि होती है तथा शुद्ध आय में 6% की कमी होती है, तो आयकर की दर ज्ञात करें। यानी आयकर टैक्स की, हमें टैक्स को बताना है प्रतिशत में कितना टैक्स जा रहा है हमारी इनकम पर। अब देखो, प्रतिशत से तो ये कट जाएगा, प्रतिशत टैक्स बटे नेट इनकम। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हमारे सामने? भाई नेट इनकम उठा के मैं गुणा में से इधर लिया है नीचे, तो यहाँ कितना बचा हमारा? 6। और ये जो टैक्स गुणा 19 लिख रहा है, ये 19 कहाँ चला जाएगा? टैक्स हट के यहाँ नीचे। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है? ये क्या है हमारी नेट इनकम, और ये क्या है हमारा? टैक्स। ये हमारा टैक्स है 6 रुपए, और 19 जो है 6 यूनिट, और 19 जो है हमारी नेट इनकम है। ठीक, अगर मैं इस टैक्स को नेट इनकम को जोड़ दूं, अभी मैं बता रहा था ना आपको, भाई इनकम टैक्स प्लस नेट इनकम। नेट इनकम में टैक्स जोड़ दोगे तो हमें इनकम पता लग जाएगी। ठीक, अगर मैं इस टैक्स को और नेट इनकम को जोड़ दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? जो भी इनकम मैं कमाता था टैक्स देने से पहले। तो टैक्स देने से पहले मैं कितना कमाता था? नेट इनकम 19 है, टैक्स 6 है, तो यानी कि 25 रुपए थे मेरे पास, तो मैं तो 25 कमाता था। और टैक्स कितना दे रहा हूँ मैं 25 रुपए पे? 6 रुपए। 25 रुपए पर टैक्स कितना दे रहा हूँ? 6 रुपए। ठीक, तो कितने प्रतिशत दे रहा हूँ? यही हमसे पूछा, आयकर की दर पूछी है इसने, कि कितने प्रतिशत दे रहा हूँ मैं अपनी इनकम पे। जब 25 रुपए पे 6 रुपए दे रहा है, तो इसे प्रतिशत में कन्वर्ट करोगे तो 100 की गुणा कर दोगे प्रतिशत का निशान लगाने के लिए। 25 चौका 100, और 6 चौक 24, यानी कि 24% मैं टैक्स पे कर रहा हूँ। आयकर की दर जो है वो है मेरी 24%। आ गया यहाँ समझ में? फिर टैक्स में 19% की वृद्धि जो भी हो रही है, और नेट इनकम में जो 6% की कमी हो रही है। भाई नेट इनकम का कितना ही भी है, 6% हमें नहीं पता कितना आ रहा है वो, उसकी वैल्यू और टैक्स में 19% की वृद्धि की वैल्यू जो है वो बराबर है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया। कुछ नहीं, इन क्वेश्चनों को बस एक बार समझ लो अच्छे से। अब से पहले क्वेश्चन नहीं पढ़े, पहली पहली बार पढ़ रहे हो, तो थोड़ा बहुत लग सकता है कि पता नहीं किस तरीके से हो रहे, लेकिन समझो कि भाई टैक्स है ये,
कोई भी टैक्स है उसमें मान लो जैसे 6% है, 6 यूनिट है, 6 में 19% बढ़ गया, 6 का 19% जितना भी बैठेगा। और ये क्या है, नेट इनकम। नेट इनकम में 6% की कमी, यानी कि नेट इनकम का जो 6% है वो आपस में बराबर है। ठीक है, जो इक्वेशन बनी है इस तरीके से बनी है, वो आपस में बराबर है। अब मैंने से बटे में ले लिया भाई, टैक्स यहाँ ही छोड़ छोड़ दिया, और नेट इनकम यहाँ से उठा लिया, बराबर से नीचे आ जाएगा। और इधर कितना बचा, 6, ये 19 जो है नीचे चला जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चला, देखो ये नेट इनकम का, टैक्स पर नेट इनकम का एक तरीके से रेशियो आ गया ये। ठीक है, तो नेट इनकम कितनी है हमारे पास, 19, और टैक्स कितना हमारे पास, 6। टैक्स को, नेट इनकम को, यानी कि शुद्ध आय को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इनकम, या ग्रोस इनकम कह सकते हैं, इसे इनकम कह लो। ठीक, तो इनकम पे जो है 6 रुपए, 6 यूनिट जो है मैं टैक्स दे रहा हूँ, तो कितने प्रतिशत दे रहा हूँ, 6/25 गुणा 100, यानी कि 24%। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। आयकर में 17% की वृद्धि होती है तो शुद्ध आय में 3% की कमी हो जाती है। आयकर की दर ज्ञात करो। भाई, टैक्स में जो भी 17%, ठीक है, वृद्धि हो रही है, इसकी वृद्धि जो जितनी भी निकल कर आती है वो शुद्ध आय में, यानी कि नेट इनकम में जो 3% की कमी हो रही है उसके बराबर है। ठीक, तो इसे मैं कैसे कर सकता हूँ, टैक्स बटे नेट इनकम। ठीक, अब यहाँ पे तो 3 है ही, नेट इनकम इधर आ गया उठकर, यहाँ 17, 17 कहाँ चला जाएगा नीचे। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है मुझे, नेट इनकम और टैक्स। भाई नेट इनकम 17 है, टैक्स कितना हमारे पास, 3। इन दोनों को मैं अगर जोड़ दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, जो मेरी टोटल इनकम थी। ठीक, तो 17 और 3 कितने हो जाएंगे, 20, यानी कि 20 तो मेरी इनकम थी। हम्म, और 20 इनकम पे मैं 3 यूनिट जो है टैक्स पे कर रहा था। तो कितना टैक्स, कितने प्रतिशत टैक्स पे कर रहा था, यानी कि आयकर की दर पूछ रहा ना, आयकर की दर कितनी है भाई, 17 3 कितने हो गए, 20। 20 पे मैं कितने पे कर रहा था, 3। टैक्स के कितने यूनिट पे कर रहा था, 3। प्रतिशत में मुझे बताना, तो गुणा 100, 20 पंजे 100 और 5 तिया 15, यानी कि 15%। ठीक, तो आयकर की दर कितनी आ गई, 15%। अब क्वेश्चनों को ना और ज्यादा करोगे, जो आपकी बुक में दिए हुए हैं उस उनमें करोगे ज्यादा, तो क्या करोगे, इसे मार करनी, पेन को अगर आप उठाओगे नहीं, तो 17 3 आप जोड़ोगे 20। ठीक, क्वेश्चन को पढ़ोगे, 17 3 जोड़ोगे 20, तो टैक्स कितना दिख रहा है इसमें, 3। 3 दिख रहा है ना इसमें। क्वेश्चन को जब आप ओरली करने लगोगे, 17 3 कितना हो जाएगा, 20। 20 पे जब आप 3 का निकालोगे तो कितने प्रतिशत आ जाएगा, 15%। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन। एक आदमी की आय 28,800 है। अब उसकी आय बढ़ जाती है तो आयकर की दर 12% से घटकर 10% रह जाती है, जबकि दोनों ही परिस्थितियों में 30% आयकर मुक्त है तथा दोनों ही परिस्थितियों में वह समान आयकर चुकाता है, तो उसकी आरंभिक आय में वृद्धि ज्ञात करो। ठीक, अब इसमें क्या दे रखी है इसने, इसकी आय कितनी है, 28,800। अब उसकी आय जो है बढ़ जाती है तो उसकी आयकर की दर जो है 12% से घटकर 10% रह जाती है। भाई फिलहाल तो 12% है, इसकी दर कितनी है, 12%। इस टाइम जो है 12% है। अब ये कह रहा है कि 28,800 से इसकी जो है कुछ आय बढ़ गई। देखो इसे साफ करते, थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं। 28,800 इसकी आय है। ठीक, इस पर कह रहा है कि अगर उसकी आय बढ़ जाती है तो आयकर की दर 12% से घटकर 10% रह जाती है, यानी कि 12% इस टाइम ये पे कर रहा है आयकर, और बढ़ने के बाद में 28,800 पे इसकी कुछ आय बढ़ गई, हमें नहीं पता कितनी बढ़ गई। ठीक है, इसे मान लेते हैं हम, कुछ भी मान लो, ए मान लिया मैंने, यानी कि A रुपए इसकी आय बढ़ी, और बढ़ने के बाद में जो है इसकी जो आयकर की दर है 12% से घटकर 10% रह जाती है। अब आय बढ़ गई तो उसकी आयकर की दर जो है घट गई, कितनी, 10% है। ठीक है, और इसने बोला है जबकि दोनों ही परिस्थितियों में 30% आयकर मुक्त है, यानी कि इसमें जो है 30%, इसे अगर आप दोनों तरफ मान लो, इस वाली में और इस वाली बढ़ी हुई आय में,
इसमें भी 30% मुक्त है, इसमें भी 30% मुक्त है। अगर आप लिखोगे 30% यहाँ पे गुणा 30% और यहाँ लिखोगे आप गुणा 30%, तो उसे लिखने का कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये तो दोनों आपस में कट ही जाएंगे। भाई दोनों परिस्थितियों में 30% आयकर मुक्त है ना, तो ये तो आपस में कट ही जाएंगे, इन्हें तो लिखने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, दोनों में समान दे रखा। अब ये कह रहा है तथा दोनों ही परिस्थितियों में समान आयकर चुकाता है। भाई 28,800 का 12%, वो तो ज्यादा बैठेगा ना 28,800 का 12%, और 28,800 का 10% है, लेकिन इसमें कुछ आय इसकी बढ़ गई है। जब उसका टोटल का 10% निकालेगा तो वो जो आयकर दे रहा है ना, वो परिस्थितियों में समान आयकर चुकाता है, यानी कि इसका जो आयकर टैक्स निकलेगा और इसका जो टैक्स है वो बराबर है, इसीलिए मैंने बराबर का बीच में निशान लिया। अब इसने जो कहा 30% आयकर मुक्त है दोनों ही परिस्थितियों में, तो 30% इधर 30% उधर, दोनों में मुक्त है, तो वो तो कट जाएगा, तो इसकी हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब इस प्रतिशत से ये प्रतिशत भी कट जाएगा, और 2 छिक्का 12 और 2 पंचे 10। भाई 2 से 10 5 बार कट जाएगा, 2 से जो है 12 6 बार कट जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचता है, देखो 28,800 की हमें 6 में गुणा करनी है, और 5 की गुणा हमें ब्रैकेट के अंदर करनी है, यानी कि 5a, और 28,800 की 5 में गुणा करनी है। या तो इनकी गुणा करके लिख लो, उसमें टाइम लग जाएगा। अगर आप अच्छे से क्वेश्चनों को कर रहे हो तो आपके क्या चीज समझ में आ रही है बताओ। हमें इसमें गुणा करने की जरूरत नहीं है। भाई यू सेम डिजिट है यहाँ पे, 28,800 की 6 में गुणा करोगे और 28,800 की 5 में गुणा करोगे, तो यहाँ पे जो है एक यूनिट जो है फालतू आएगी, यानी कि ये इसका 6 गुना और ये इसका 5 गुना। या अगर इस तरीके से मान लो इस 28,800 को यहाँ पे मैं ढक दूं, इसे जो है मैं एक्स लिख दूं, यहाँ भी एक्स लिख दूं, तो बात तो सेम ही है ना। यानी कि ये कितना हो जाएगा 6x, ये कितना हो जाएगा 5x। और जब ये 5x उठ कर इधर आ जाएगा तो कितना बचेगा, एक्स बचेगा ना। यानी कि 28,800 की जब आप 6 में गुणा करोगे और 28,800 की जब आप 5 में गुणा करोगे, उठा के जब फिर इधर लाओगे फिर घटाओगे, तो कितना लंबा टाइम, कितना लंबा हो जाएगा बताओ, कितना लिखना पड़ेगा। तो आसान क्या है कि 28,800 का 6 गुना और 28,800 का 5 गुना, यानी कि कितना बचेगा 28,800 का 1 गुना, यानी कि कितना बचेगा मेरे पास 28,000, 28,800 ही बचेगा ना। भाई इसमें 6 की गुणा करोगे, इसमें 5 की गुणा करोगे, ना ये भी समझ में कर लो। देखो 28,800 में 6 गुणा करो, 2 जीरो आ जाएंगे ऐसे ही, 6 48 का 8 का हासिल को 4, 6 48 और 4 52 का 2 का हासिल को 5, 6 दूनी 12 और 5 17, कितना आएगा 1,72,800। ठीक, अब करो 5 की गुणा, तो 2 जीरो आ जाएंगे, 5 अट्ठे 40 की जीरो, हासिल को 4, 5 अट्ठे 40 और 4 44 का 4 का हासिल को 4, और 5 दूनी 10 और 4 14। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1,44,000। अब इसे घटा लो, 0 0 8, और 12 में से 4 गए तो कितने बचे 8, और 6 में से 4 गए तो कितने बचे 2, और एक बचेगा 0, यानी कितना आएगा 28,800। अब जैसे हमें ये इक्वेशन बनी पड़ी, या तो आप क्या करते 6 की गुणा इसमें करते, फिर 5 की गुणा ए में करते, 5 की गुणा फिर इसमें करते, उसके बाद इन्हें उठा के लाते, फिर इन्हें घटाते इस तरीके से। तो टाइम लगता कि नहीं लगता। तो ये अपने ऊपर मतलब आपकी जो है थिंकिंग पावर है, कि जब हमें दिख रहा है 28,800 की 6 में गुणा यहाँ करनी है, 28,800 की 5 में गुणा यहाँ करनी है। भाई जब मान लो कि इसे आप छोड़ ही दो, ठीक है, ये जो 6 है इस 5 में से घटा के लाओगे तो कितना बचेगा, इसका 1 गुना ही बचेगा ना। भाई ये इसका 6 गुना है, इसका है 5 गुना, तो 1 गुना बचेगा, तो 1 गुना कितना होता, यानी कि 1 गुना तो उतना ही होता जितनी वो संख्या होती है, तो 28,800। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा ना आपके, भाई इसमें 6 की गुणा करो, इसमें 5 की गुणा करो, तो घटा के लाओगे तो कितना आएगा 28,800। अब इसकी गुणा इसमें करिए, इसकी इसमें करिए, इसे घटाने के बाद कितना 28,800 आ गया। अब यहाँ कितना बचा मेरे पास 5 है। ठीक है, ये तो वो डिजिट मानी है हमने जो उसकी बढ़ी थी। इसने पूछा क्या है, उसकी आरंभिक आय में वृद्धि ज्ञात करें, वो वृद्धि बतानी है हमें, यानी कि ए की वैल्यू हमें बतानी है। तो अब हम इसे 5 से भाग दे देंगे, 5 पंजे 25, बचे कितने 3 उतारली 8 का, 5 सत्ते 35, बचे 3 उतारली 0, तो 5 छंग
30 और एक जीरो, 5760। यानी कि जो इसकी आय में वृद्धि हुई वो हुई 5760 रुपए की। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है, समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आपके समझ में आ रहा है तो कैलकुलेशन देखो कितनी कम हो रही है। हमें यहाँ गुणा करने की जरूरत नहीं है, 6 की 28,800 में 28,800 की 5 को गुणा करने की हमें जरूरत ही नहीं है। ठीक, तो समझ में आ गया होगा ना आपके। अगर समझ में नहीं आता है, आप कोई भी क्वेश्चन, कुछ भी डाउट कहीं भी बचता है, तो आप इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे एक लिंक है जो टेलीग्राम का है। उस टेलीग्राम पे आप हमें क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके एक मैसेज में लिख के कैसे भी आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, आपका भाई आपके साथ है, कोई भी क्वेश्चन कहीं भी आपका छूटेगा ही नहीं। अब देखो आगे क्वेश्चन। आज परसेंटेज को खत्म कर रहे हैं हम। यहाँ पे दे रखा है एक ठेकेदार के पास कुछ तार है। ठीक है, 10% भाग चोरी कर लिया जाता है और बचे का 70% भाग जो है बेच दिया जाता है। टाइपिंग मिस्टेक कुछ ज्यादा ही है इसमें। ठीक, एक ठेकेदार के पास कुछ तार है, 10% भाग चोरी कर लिया जाता है, बचे का 70% भाग बेच दिया जाता है। यदि 810 मीटर तार अभी भी बचा है तो तार की वास्तविक लंबाई ज्ञात करें। बाकी क्वेश्चन जो हमारे मेन क्वेश्चन थे वे खत्म हो गए हैं। क्लास आज हमारी पूरी होने वाली है, एक दो क्वेश्चन जो मिक्स टाइप है, ठीक है, इन्हें कर लेते हैं। आपका रिवीजन भी हो जाएगा। पहले तो आपने ऐसे क्वेश्चन कर रखे हैं ना। देखिए, हमारे पास कोई तार है, एक तो बेसिक तरीका यही हो गया। हमारे पास कोई तार है, यानी कि 100% हमारे पास तार है, उसमें से 10% भाग चोरी हो गया, तो हमारे पास कितना बचेगा? 10% की फ्रैक्शन कितनी बनेगी? 1/10, यानी कि 10 में से एक भाग चोरी हो गया तो कितना बचा? 9/10। ठीक है, ये अब हमारे पास बचा है। आगे कह रहा है कि बचे का 70% भाग बेच दिया जाता है। अब जो भी बचा उसका 70% भाग, 70% की भाग फ्रैक्शन कितनी बनेगी? 7/10, यानी कि 10 में से 7 भाग बेच दिया तो हमारे पास कितना बचा? 3 भाग बचा ना। और ये कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि अभी भी 810 मीटर तार बचा है तो वो तार की वास्तविक लंबाई ज्ञात करे, यानी कि ये कितने के बराबर? 810 के। ठीक, तो इन दो जीरो से ये दो जीरो चली जाएंगी, 9 × 27 और 27 × 81, यानी कि एक की वैल्यू कितनी आ गई? 30 और 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3000 मीटर। ठीक है, तार तो हमारे पास 100 था ना, भाई एक की वैल्यू 30 के बराबर आ गई, तार हमारे पास 100 था तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी? 3000 मीटर के बराबर। ठीक है, एक तो ये होगा बिल्कुल नॉर्मल ही है। चाहे तो आप इस क्वेश्चन को ऐसा कर लो। ठीक है, चाहे आप इसे ऐसा कर लो। देखो, 10% भाग चोरी हो गया, जब एक चोरी हो गया तो 10 में से 1% जो है, एक भाग हमारा चोरी हो गया तो कितना बचा हमारे पास? 9। उसके बाद करा कि उसके बचे का 70% भाग जो है बेच दिया जाता है। तो 70%, यानी कि 100 में से 70% की फ्रैक्शन कितनी बनेगी हमारी? 7/10। 10 में से 7 बेच दिया तो कितना बचा हमारे पास? 3। भाई 3 ही तो बचा। अब इन दोनों की आपस में हम गुणा कर लेंगे, यानी कि हमारे पास तार था, ये तो हमारी इनिशियल वैल्यू आती है जो भी हमारे पास आरंभ में थी, और ये जो आती है हमारी, ये आती है हमारी जो हमारे पास बची है, शेष जो बची है। तो 9 × 3 कितने हो जाएंगे? 27। ठीक, भाई 100 था तार, हमारे पास 27 अब बचा है। क्वेश्चन में कह रहा है हमारे पास बचा है 810 मीटर, यानी कि 27 की वैल्यू 810 के बराबर है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 के बराबर। 100 की कितनी आ जाएगी? 3000। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से कर लो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। अब देखो आगे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये है, ए तथा बी की कुल आय 1500 रुपये है।
ए ने अपनी आय का 90% तथा बी ने अपनी आय का 80% खर्च किया है, उनकी बचत का अनुपात 3:4 है, उनकी पृथक आय ज्ञात करें। क्वेश्चन स्टार्टिंग में आपको ऐसे करा दिए थे, आपको रिवीजन करना है। देखो ऐसे क्वेश्चन करने से आपका रिवीजन हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है आपके? भाई इनकी दोनों की आय दे रखी है 1500। ए ने अपनी आय का 90% खर्च कर दिया, बी ने 80% खर्च कर दिया, उनकी बचत का अनुपात 3:4 है, उनकी पृथक आय ज्ञात करें। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और उसके बाद इसे सोल्व करो। एक बार आप सोल्व करो और आंसर जो है इसका आप कमेंट में करो, कमेंट सेक्शन में आंसर इसका लिखो, बताओ क्या आएगा। भाई 1500 तो इनकी टोटल आय है। ठीक, आपको अगर सोल्व करना तो वीडियो को रोक लो, फिर सोल्व करो और उसके बाद आंसर कमेंट्स में दो। देखते हैं कैसी तैयारी चल रही है आपकी, कितना आपके याद रह रहा है। भाई इसमें दे रखा है ए ने अपनी आय का 90%, बी ने अपनी आय का 80% खर्च कर दिया। अनुपात किसका दे रखा है हमें? इसने बचत का दे रखा है ना। भाई ए ने जो है, मान लो ए की कोई आय है, अभी हमें पता तो है नहीं आय कितनी है। भाई ने तो मिक्स आय दे रखी है, ए की और बी की दोनों की। ए की जो भी आय है उसने 90% खर्च कर दिया। जब खर्च कर दिया, हमें पता, हम यहाँ खर्च भी लिख सकते थे, भाई खर्च का रेशियो बना सकते हैं। हमें तो बचत का दे रखा ना, तो हम तो बचत बनाएंगे। भाई 90% जब ए ने खर्च कर दिया अपनी आय का, तो बचा कितना उसके पास? बचत कितनी है? 10% है ना। भाई ए ने 90% खर्च कर दिया तो 10% ही बचा। और बी ने कितना खर्च किया है? 80%। तो बचत कितनी है? 20% ही है ना। तो बी की बचत कितनी होगी? 20%। इसी का इसने हमें रेशियो दे रखा है, और रेशियो कितना दे रखा है उनकी बचत का? 3:4। ठीक है, रेशियो दे रखा है हमें 3:4। ये भी बचत है, ये भी बचत है। इक्वेशन देखो कैसे बनती है, नूना नु कहीं से उठाकर कुछ भी रख दिया। अगर बराबर करा है तो क्यों करा है? भाई ये जो इनकी बचत का रेशियो है और ये जो रेशियो आपस में समान ही तो होंगे, जब उसने क्वेश्चन में दे रखा कि इतना रेशियो है उनका। तो 10% से जब 20% काटोगे तो कितना आ जाएगा? 1/2। और 2 से ऐसा काटोगे तो ये कितना आ जाएगा? 2। भाई बराबर से नीचे का आपस में एक दूसरे के आमने सामने के कट जाते हैं। तो ए और बी का अनुपात कितना आ रहा है हमारा? 3:2 आ गया। ए की आय और बी की आय का अनुपात कितना आएगा? 3:2। तो टोटल आय कितनी है ए की और बी की? क्वेश्चन में 1500 और यूनिट डिजिट के अकॉर्डिंग 5, यानी कि 5 1500 के बराबर है। तो एक कितने के बराबर है? 300 के। तो ए की आय कितनी आ जाएगी? 900। बी की आय कितनी आ जाएगी? 600। ठीक है भाई, एक 300 के बराबर और तीन 900 के बराबर, तो दो 600 के बराबर। तो ए की और बी की आय कितनी आ जाएगी? 900 और 600। कौन सा ऑप्शन में दे रखा हमें? ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, ये बिल्कुल अलग तरीके का। एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है तथा 2400 रुपए प्राप्त करता है। यदि उसकी प्रति घंटा वेतन 40% बढ़ जाता है तथा कार्य का समय 16 से ही 2/3% कम हो जाता है, आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। करो एक बार, एक बार आप करो फिर मैं करूंगा। आप तो वीडियो को रोक के कर लो, देखो मैं कराता हूँ आपको। एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है तथा 2400 रुपए प्राप्त करता है। देखो ये है टाइम, यानी कि आवर्स। कितने घंटे करता है? 60 घंटे। ठीक, रुपए कितने मिलते हैं इसे? 2400। तो कितने रुपए पर आवर हो गया इसका? 40 रुपए पर घंटा काम कर रहा है, 60 घंटे काम करता है, तो उसे कितने मिलते हैं? 2400 रुपए। समझ में आ गया? 60 रुपए घंटा है, 60 घंटे काम कर रहा है, 40 रुपए घंटा है, तो कितने हो गए? 2400 रुपए। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है यदि उसका प्रति घंटे वेतन 40% बढ़ जाता है, प्रति घंटे वेतन 40%, यानी कि इसमें जो है 40% की वृद्धि हो रही है, तो 40% कितना हो जाएगा इसका?
40 का 40% कितना हो जाएगा भाई? 40 गुणा 40 बटे 100, तो 100 दो जीरो कट जाएंगे, 4 चौक 16, तो कितना आ जाएगा? 16। यानी कि 40 में 16 रुपए की हमारी वृद्धि होगी, तो कितना होगा? अब काम करेगा वो 56 रुपए पर घंटा। काम करेगा वो 56 रुपए पर घंटा। आगे बोल रहा है कार्य का समय। समय कितना भाई? आवर्स तो यहीं दे रखे हैं ना। समय 60 घंटे। इसमें करा है कि समय 16 से ही 2/3% कम हो जाता है। 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है? बताओ, आपको स्टार्टिंग में करवा रखी है। या आप इसको ऐसे निकालोगे कि 16 से ही 2/3, 16×3 = 48 है, तो 50/3 यानी कि 1/6 ऐसे निकालोगे, या आप डायरेक्ट लिखोगे? बताओ भाई। 16 से ही 2/3% क्वेश्चन में हमें देखने को मिलेगा, तुरंत अपने आपके माइंड में आ जाना चाहिए 1/6। अब ये कह रहा है कि 16 से ही 2/3% कम हो जाता है, यानी कि 1/6। 6 था हमारा मूल टाइम, उसमें से एक कम हो जाता है। भाई 6 कितने के बराबर? 60 के बराबर। एक कितने के बराबर आ जाएगा हमारा? 10 के बराबर। यानी कि इसमें से जो है -10 आवर जो है हमारे कम हो जाते हैं। ठीक है, तो कितना बचेगा हमारे पास? 50 घंटे। अब काम जो करेगा वो करेगा 50 घंटे। और काम कितने रुपए घंटे कर रहा है वो भाई? 40% उसका बढ़ गया, तो काम कितने रुपए घंटे कर रहा है? 56 रुपए घंटा। काम करेगा 50 घंटे, तो उसके जो इनकम होगी वो कितनी हो जाएगी? 50 की गुणा हम 56 में कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 500। भाई ये जीरो तो ऐसे आ जाएगी, 5×6 = 30 की जीरो, हासिल को 3, 5×5 = 25 और 3 = 28। यानी कि अब वो जो है उसे 2800 रुपये मिलेंगे। उसकी जो आय बैठेगी वो 2800 बैठेगी। पहले बैठ रही थी 2400, अब बैठेगी 2800। तो परिवर्तन ही तो पूछ रहा भाई। 2400 से 2800 हो गए, तो कितने बढ़ गए? 400 रुपये बढ़ गए। कितने पे? 2400 पे। ठीक है, गुणा 100। ये दो जीरो कट जाएंगे, 4×6 = 24। तो 1/6, यानी कि 1/6 गुणा 100, तो वही है ना 1/6 की प्रतिशत में क्या करना था? 16 से ही 2/3%। ठीक है भाई। 400 से एक बार, अरे 6 बार, यानी कि 1/6 आ गई ना फ्रैक्शन। 1/6 को हमें प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, यानी कि 100 की गुणा करनी है उसमें, तो कितना आ जाएगा हमारा? 16 से ही 2/3%। यानी कि इसकी आय में जो परिवर्तन आया है 16 से ही 2/3% है। ठीक। एक क्वेश्चन और कर लो। किसी पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में, बची हुई किताबों का 50% अंग्रेजी में, तथा बची हुई किताबों का 30% फ्रेंच में, तथा बची हुई 6300 किताब क्षेत्रीय किताबें हैं। पुस्तकालय में किताबों की संख्या क्या है? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आ गया। यानी कि आप परसेंटेज से यहाँ से स्टार्ट करा, यहाँ पहुंचे, वापस यहीं आ रहे करते हुए। यानी कि रिवीजन सा हमारा हो रहा है एक तरीके से। ठीक है, देखो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। किसी पुस्तकालय में 20, भाई पुस्तकालय में किताबें कितनी है टोटल? 100% किताबें हैं। उसमें से 20% तो होगी हमारी हिंदी की। ये काय की होगी हमारी? हिंदी की। अब कह रहा है बची हुई किताबों का 50% किताबें अंग्रेजी की हैं। भाई 80 हिंदी की होगी, बची कितनी हमारे पास? 80। 80 का 50% यानी कि आधा। 80 का आधा कितना होगा? 40। तो 40% किताबें काय की है हमारी? इंग्लिश की। ठीक। फिर बोल रहा है बची हुई किताबों का 30%। अब बची कितनी है हमारे पास भाई? 40 और 20 60 होगी, तो कितनी बची हमारे पास? 40 बची। 40 का 30%, 40 का 30% कितना होगा? देखो 40×30/100, दो जीरो कट जाएंगी, ये वाली 4×3 = 12, यानी कि 12% किताबें जो है हमारी काय की? फ्रेंच भाषा में। तो ये लिख सकते हैं हम, 12% जो है हमारी फ्रेंच। ठीक है, तथा बची हुई 6300 किताब। अब भी जो है हमारे पास यहाँ पे दे दी हमें संख्या में कि 6300 किताबें जो है क्षेत्रीय किताबें हैं। भाई ये किताबें तो हमारी टोटल कितनी होगी? 40 और 20 60 और 12 कितने हो गए हमारे? 72। 40 और 20 60 और 12 कितने हो गए? 72। तो कितनी बची हमारे पास? 28% किताबें बची ना। यानी कि 28% की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है? 6300 के। ठीक है, हमें बतानी है 100% किताबें, यानी कि पुस्तकालय में किताबों की संख्या कितनी है, तो 100%। अब 1% कितने के बराबर है? 6300 बटे 28 गुणा 100।
ठीक। 7 चौक 28 और 7 से जो है 7 नीम 63 और 4 से कितनी बार कट जाएगा? 25 बार। 25 चौका 100, तो 25 निम्मा 225 और 2 जीरो ये 225 और 2 जीरो ये, यानी कि 22,500 किताबें हमारे पुस्तकालय में थी। पुस्तकालय में किताबों की संख्या थी 22,500। ठीक है भाई, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, बिल्कुल पहले की तरह जो स्टार्टिंग में आपके हुए थे। अब हम परसेंटेज के हम लगभग सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, और परसेंटेज में आपका इससे बाहर यूपी पुलिस में मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं जाएगा। यूपी पुलिस में का यूपी एसआई को भी आप अच्छे से कवर कर सकते हैं इसमें। ठीक है, परसेंटेज का चैप्टर जो है आज हमारा यहीं पे पूरा होता है, और कल से जो है हम नेक्स्ट चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस की पहली क्लास होगी। अगर आपको मेरी क्लास अच्छे से समझ में आ रही है तो आप अपने यूट्यूब चैनल अवचेतन स्टडी को सब्सक्राइब करें, और इस क्लास को लाइक करोगे तो हमें पता चलेगा कि आपको क्लास कैसी लग रही है, और कमेंट्स में भी आप हमें जो है इसका फीडबैक दें क्लास का। ठीक है, तो मिलते हैं, आप हमसे कल मिलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को स्टार्ट करेंगे, अच्छे से उसे भी समझेंगे और अपनी जर्नी जो है एग्जाम तक पूरी करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।